हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में जाने से पहले लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा रिकैप करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर में फर्दर रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होता है, जैसे हमारा सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन की बात अगर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की। जनरली बच्चे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन और रीजन ऑफ ऑपरेशन में कंफ्यूज रहते हैं। रीजन ऑफ ऑपरेशन मतलब है कि ट्रांजिस्टर किन किन रीजन में वर्क करता है, एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है कि कब वो एक्टिव रीजन में जाएगा, कब वो सैचुरेशन रीजन में जाएगा और कब वो कट ऑफ रीजन में जाएगा, डिपेंडिंग कि हम लोग बायसिंग क्या कर रहे हैं। ये सब लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता रखा है। ठीक है, आज हम लोग ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, मतलब कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स की होती है, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। रीजन ऑफ ऑपरेशन भी हमारा 3 टाइप का होता है, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। तो अगर हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हमने बेस को कॉमन रखा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा उसके भी 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन होंगे, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। सिमिलरली कॉमन इमिटर भी 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन में काम करेगा, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। ठीक है, सिमिलरली कॉमन कलेक्टर, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हमारा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से। हर एक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, दैट इज एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। ठीक है, अगर कॉमन बेस की बात करेंगे तो कॉमन बेस भी हमारा एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ में जाएगा। सिमिलरली कॉमन इमिटर एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ में जाएगा। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर हमारा एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ में जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हैं, और रीजन ऑफ ऑपरेशन मतलब एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ की बात कर रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले बता दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्फ़िगरेशन इज बिल्कुल डिफरेंट है रीजन ऑफ ऑपरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। हर एक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कॉमन बेस है ना, तो कॉमन बेस के 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन होंगे। कौन से? एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। ठीक है, और ये तीनों रीजन कब कब होता है ये डिपेंड करता है हमारी बायसिंग पे। बायसिंग पे डिपेंड करता है, मतलब 2 जंक्शन होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर में, इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। इमीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन जब रिवर्स बायस में होगा तो हमारा इस किस रीजन में काम करेगा? एक्टिव। और इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, सॉरी कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड अगर होता है तो हम सैचुरेशन रीजन में जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली दोनों रिवर्स है, दोनों रिवर्स बायस है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉमन बेस 3 टाइप्स के रीजन में जा सकता है, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। सिमिलरली कॉमन इमिटर भी, उसके भी एक्टिव रीजन हो सकते हैं। ठीक है, उसके भी सैचुरेशन रीजन होंगे और कट ऑफ रीजन होंगे। ठीक है, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन और ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं। रीजन ऑफ ऑपरेशन में हम लोग एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ की बात करते हैं, और ये चीज डिसाइड करती है हमारी इमिटर और कलेक्टर जंक्शन पे हम किस तरह की बायसिंग कर रहे हैं। वो डिसाइड करेगा कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव में होगा, सैचुरेशन में होगा या कट ऑफ में होगा। उससे पहले
अब कॉमन बेस है तो कॉमन बेस एक्टिव में भी हो सकता है, सैचुरेशन में भी हो सकता है और कट ऑफ में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब डिपेंड करेगा कि कॉमन बेस को हमने किस तरीके से बायास करा है, यानी कि बाहर से जो पोटेंशियल दी है किस तरीके से दी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन बेस की। आज हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जिसका हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और उसका हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब कॉमन बेस यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बेस को हमें कॉमन रखना है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो हमने क्या करा है, बेस को कॉमन रखा है, बेस को। ठीक है, इनपुट हम लोग कहां से दे रहे हैं, इमीटर जंक्शन से, और आउटपुट कहां से ले रहे हैं, कलेक्टर जंक्शन से। इन केस ऑफ कॉमन बेस, बेस को हमने कॉमन रखा है, बेस हमारा कॉमन है विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर यानी कि इनपुट साइड, और बेस हमारा कॉमन है कलेक्टर के साथ, यानी कि इनपुट और आउटपुट में कॉमन पार्ट क्या है, बेस है, दैट्स वाई कॉमन बेस। अब इमीटर है तो इमीटर से इमीटर करंट जाएगा, है ना, इमीटर से इमीटर करंट जाएगा, कलेक्टर से कलेक्टर करंट आएगा, दैट इज आईसी। ठीक है, और बेस से हमारा बेस करंट जा रहा होगा। तो बेस करंट की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी यहां पर बेसिकली मुझे ये बताना है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गेन से। इन केस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज गेन। करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट, दैट इज करंट गेन। अगर यहां पर आउटपुट हम लोग कहां से ले रहे हैं, कलेक्टर जंक्शन से, तो हमारे लिए आउटपुट करंट क्या हो गया, आईसी। आईसी हमारा आउटपुट करंट हो गया। इनपुट करंट क्या होगा, आईई यानी इमीटर करंट, और इन दोनों का रेशियो कहलाता है अल्फा इन केस ऑफ कॉमन बेस, और इस अल्फा को हम लोग कहते हैं क्या, करंट गेन। ठीक है, इन केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि एज ए एम्पलीफायर की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन बेस एज ए एम्पलीफायर किस में काम करेगा, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन मतलब कॉमन बेस का इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में हमारे लिए इमीटर जंक्शन कौन सा है, ये वाला, दिस पार्ट इज इमीटर जंक्शन और दिस वन इज कलेक्टर जंक्शन। इमीटर जंक्शन ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन, तो ये रहा हमारा एनपीएन। इमीटर जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड में कनेक्ट कर रखा है, पी को कनेक्ट कर रहा है पॉजिटिव से और एन को कनेक्ट कर रहा है निगेटिव से, तो इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में है। कलेक्टर जंक्शन की बात करें तो कलेक्टर जंक्शन पे हमारा पी यहाँ निगेटिव से कनेक्टेड है और एन पे हमने पॉजिटिव दे रखा है, तो दिस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो इस कॉमन बेस की अगर हम बात करें यहां पर कॉमन बेस की, तो ये वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस का किस रीजन में होगा, एक्टिव रीजन में होगा, क्योंकि इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में है, राइट। अब उससे पहले हम लोग करंट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अब यहां से हमारा कौन सी करंट आ रही है, इमीटर करंट, राइट। यहां से हमारी कौन सी करंट जाएगी, बेस करंट, और यहां से आ रही है कलेक्टर करंट इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इस जंक्शन पे अगर फोकस करोगे तुम तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, क्योंकि बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर की साइड जा रही है, बाहर की साइड क्या निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ इमीटर करंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, राइट,
तो तुम्हें पता है कि कलेक्टर का एरिया बड़ा रखना है, बेस का कम, और कलेक्टर से थोड़ा कम इमीटर का। ठीक है, दिस वन इज कलेक्टर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज इमीटर। ट्रांजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? एनपीएन। अगर एरिया प्रोफाइल की बात करें तो ऑब्वियस है कलेक्टर का एरिया ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इमीटर, एंड देन सबसे कम बेस का। डोपिंग प्रोफाइल की अगर बात करें तो डोपिंग प्रोफाइल हमारा इमीटर का ज्यादा होगा, देन कलेक्टर का, और सबसे कम बेस का। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में बीजेटी के केस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी डिप्लेशन रीजन की। अब ऑब्वियस है सबसे ज्यादा डोपिंग है इमीटर साइड की, तो इमीटर साइड की जो डिप्लेशन लेयर होगी वो कम बनेगी इन कंपेयर टू बेस साइड, क्योंकि बेस साइड की डोपिंग ज्यादा है। तो यहां पर जो डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होगा पीएन जंक्शन पे वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब मैंने डिप्लेशन लेयर विथ एन साइड के इमीटर साइड पे हमने कम बनाया है, क्योंकि इमीटर का डोपिंग ज्यादा है, और तुम्हें पता है कि हायर डोपिंग डिप्लेशन विथ को क्या करता है? कम करता है। तो जो इमीटर में हमारा जो डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। अब P के पास होल्स ज्यादा है और N के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे हम लोग नॉर्मल पीएन जंक्शन में करते थे, सेम चीज यहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स की जगह छोड़कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाएगा, कौन सी चार्ज करेगा? प्लस। तो इधर सारा प्लस चार्ज स्टोर हो जाएगा और इधर हमारा माइनस चार्ज स्टोर होगा, और माइनस चार्ज वाला रीजन हमारा उसकी विड्थ क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि बेस की डोपिंग कम है। सिमिलरली कलेक्टर और बेस में जो कलेक्टर साइड में हमारा डिप्लेशन लेयर होगा वो इमीटर से भी कम होगा, क्योंकि इमीटर की डोपिंग ज्यादा थी और उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग है, तो वो इमीटर से भी कम होगा। यानी कि इधर हम और छोटा डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन करेंगे जितना कम हो सके, यानी इमीटर से कम दिखाना है हमें, राइट। और बेस साइड में डिप्लेशन लेयर ऑब्वियस से ज्यादा होगा, क्योंकि बेस साइड की हमारी डोपिंग अगेन कम है। तो बेस साइड अब इलेक्ट्रॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। एन साइड के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। तो अगेन एन साइड में क्या फॉर्म होगा? पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब सबसे ज्यादा डिप्लेशन लेयर कहां पे फॉर्म हो रहा है? सबसे ज्यादा डिप्लेशन लेयर हमारा बेस साइड में फॉर्म हो रहा है ड्यू टू दी लोअर डोपिंग लेवल। ठीक है, सबसे ज्यादा डिप्लेशन लेयर बेस में फॉर्म हो रहा है, देन कलेक्टर में, और देन बेस में। वन सेकेंड, एक मिस्टेक है प्लीज। इमीटर की डोपिंग ज्यादा है, तो यहां पर कलेक्टर का विड्थ थोड़ा सा बड़ा होगा इन कंपेयर टू इमीटर। मैंने उल्टा कर दिया है, प्लीज इसको रेक्टिफाई करें। ठीक है,
ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। सबसे ज्यादा डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन बेस में हो रहा है, देन हमारा कलेक्टर में होगा, क्योंकि कलेक्टर की डोपिंग बेस से भी कम है, मतलब सबसे कम बेस की है, उसके बाद कलेक्टर की, तो इसलिए कम उसकी डिप्लेशन लेयर कलेक्टर में थोड़ी ज्यादा बनेगी। और सबसे कम डिप्लेशन लेयर इमीटर में बनेगी, क्योंकि इमीटर साइड में हमारी डोपिंग क्या है, कम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कॉमन एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को बाय सिंबल कैसे दिखाते हैं। बाय सिंबल की अगर बात करें तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से शो करते हैं हम लोग। ठीक है, और जिस टर्मिनल से हमारा करंट जा रहा होता है उस टर्मिनल को हम लोग इमीटर टर्मिनल कहते हैं। राइट, ये हो गया हमारा इमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट हमारा अंदर की साइड जा रहा है, कलेक्टर करंट भी हमारा अंदर की साइड जा रहा है, और इमीटर करंट बाहर निकल रही है। तो करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या कहती है, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और ये इक्वेशन कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो बीजेटी के केस में, चाहे वो एनपीएन हो या चाहे वो पीएनपी हो या किसी भी बायसिंग में हो, कॉमन इमीटर में हो, कॉमन बेस में हो, कॉमन कलेक्टर में हो, ये वाली करंट इक्वेशन हर जगह वैलिड होगी। इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। राइट, चाहे अब ट्रांजिस्टर तुम चेंज कर दो, एनपीएन कर दो, तब भी हमारी कंडीशन यही रहेगी, तुम बायसिंग चेंज कर दो तब भी हमारी कंडीशन यही रहेगी। ठीक है, अब डोपिंग लेवल से अगर करंट की डिसाइड करो तो सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर में है, तो ऑब्वियस है इमीटर करंट ज्यादा होगा, देन कलेक्टर करंट, एंड देन सबसे ज्यादा इमीटर करंट, देन कलेक्टर करंट, और सबसे कम होती है हमारी बेस करंट, क्योंकि बेस करंट का तो ज्यादा से ज्यादा एरिया किस में चला गया, डिप्लेशन लेयर में ही चला गया। ये भी एक रीजन है बेस करंट कम होने का, और दूसरा रीजन डोपिंग कम है, तो ऑब्वियस है बेस करंट सबसे कम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होता है हमारा इन केस ऑफ बीजेटी और इन केस ऑफ एनपीएन। राइट, आगे चलते हैं हम लोग वापस से। अब ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया है ये सिंबल का यूज करके करा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने सिंबल यूज करा है। करंट यहां से बाहर की साइड निकल रही थी, तो हमने करंट इक्वेशन एज इट इज लिखा है, क्या, इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। और हमारा फोकस होता है ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर पढ़ने का, तो हमने इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड में कनेक्ट करा है और वोल्टेज का नाम दिया है VEE। तुम्हारी मर्जी है वोल्टेज का नाम VEE लिखना है या VBE लिखना है, दैट्स नेमिंग पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम लिखा रहता है। यहाँ पर बेस टू इमीटर हम लोग दे रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं बेस टू इमीटर वोल्टेज, और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं कलेक्टर टू बेस, तो इसको लिख सकते हैं VCV, यानी कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कलेक्टर का पहले है, देन बेस का है। VCV का मतलब क्या होता है, वोल्टेज एट कलेक्टर जंक्शन माइनस वोल्टेज एट बेस जंक्शन। सिमिलरली VBE का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एट बेस जंक्शन माइनस वोल्टेज एट इमीटर जंक्शन, यानी कि पहले बेस देन इमीटर, सिमिलरली यहाँ पर पहले कलेक्टर और देन बेस। दैट्स वाई हम लोग इस जंक्शन को रिवर्स में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज निगेटिव नहीं दिखाते हैं ड्यूरिंग द कैरेक्टरिस्टिक। क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने चेंज कर दिया, कलेक्टर टू बेस बार बोल रहे हैं हम लोग, बेस टू कलेक्टर बोल ही नहीं रहे। बेस टू कलेक्टर बोलते तो वोल्टेज निगेटिव आता है रिवर्स बायास में, यहाँ पर रिवर्स बायास में होने के बावजूद भी हम VCV लेते हैं, दैट्स वाई वोल्टेज पॉजिटिव आता है और ग्राफ भी हम लोग पॉजिटिव साइड में बनाते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस वोल्टेज। हालांकि हमने इसको रिवर्स में कनेक्ट करा है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर दिया, तो इधर से देखोगे तो पॉजिटिव वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हमने अल्फा की बात कर ली। इन केस ऑफ कॉमन बेस हम लोग इनपुट देते हैं इमीटर पे और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से, तो ऑब्वियस है इमीटर करंट। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन पे मत जाना, ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि इमीटर साइड पे इमीटर करंट होगी और कलेक्टर साइड पे कलेक्टर करंट होगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्फा,
नाम है अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं, लेकिन ये क्या होती है, करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस। करंट गेन ऑब्वियस है, आउटपुट अपॉन इनपुट की बात हो रही है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट हमें क्या देता है, हमेशा गेन देता है। और यहां पर करंट का आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो करंट हमारा क्या कहलाएगा, करंट गेन। वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट होता तो वोल्टेज गेन, राइट। तो ये था हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आएगा एग्जाम में तो सिंबल से बनाना है, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में कनेक्ट कर दो। इमीटर करंट बाहर की साइड निकलता जाएगा, बेस करंट अंदर की साइड और कलेक्टर करंट अंदर की साइड। ये वाली इक्वेशन हर जगह वैलिड है। इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ठीक है। आगे चले, अगर यहीं पे हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी होता, अगर पीएनपी होता, अगेन हमारा ये वाली इक्वेशन वैलिड होती। पीएनपी के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। पीएनपी पे क्या होता, करंट अंदर की साइड आती, ठीक है, पी एन पी। अब क्या होता, इमीटर करंट अंदर आ रही है तो ऑब्वियस है बेस करंट बाहर जाएगी और कलेक्टर करंट भी हमारी बाहर जाएगी। तो यहां पर भी ये इक्वेशन वैलिड है। इस पॉइंट को अगर देखोगे जंक्शन से तो क्या दिखेगा, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट और कलेक्टर करंट बाहर की साइड जा रही है और इमीटर करंट अंदर की साइड आएगी। दोनों इक्वेशन वैलिड है इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। दोनों केस में हमारा करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर वैलिड है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनपुट वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करते हैं, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, तो जो भी हमारा ट्रांजिस्टर था यहां पर, वो इनपुट साइड का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। इनपुट करंट क्या है, इमीटर करंट, ठीक है। इनपुट वोल्टेज क्या कहोगे, इनपुट वोल्टेज हम लोग इमीटर और बेस के बीच में दे रहे हैं, और बेस और इमीटर के बीच में हम लोग कौन सी वोल्टेज दे रहे हैं, VVE। तो हमारा एम है कि हम ग्राफ बनाएं किसके वर्सेस, वोल्टेज वर्सेस करंट इन केस ऑफ इनपुट साइड, यानी इनपुट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। इनपुट कहां से दे रहे हैं, इमीटर से, तो इमीटर पे इमीटर से इनपुट दे रहे हैं, तो इमीटर करंट हमारा इनपुट करंट होगा, और VVE यानी कि दिस वोल्टेज क्या होगी, हमारी इनपुट वोल्टेज होगी। तो हम ग्राफ बनाएंगे इमीटर वर्सेस VVE, यानी कि इमीटर करंट वर्सेस बेस टू इमीटर वोल्टेज। लेकिन जब हम लोग इनपुट साइड का ग्राफ बना रहे होंगे उस टाइम पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। यानी कि दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका ग्राफ बना रहे हैं तो बेस टू इमीटर वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा इमीटर करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये सब ग्राफ प्रैक्टिकली बनाया गया है, इसको समझाया जा सकता है थ्योरेटिकली भी, लेकिन बेसिकली ये ग्राफ हमें कैसे मिलता है, प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को इधर वाले इनपुट को फिक्स कर देते हैं, यानी कि वोल्टेज को फिक्स कर देते हैं, और इधर हम लोग धीरे धीरे VVE वोल्टेज को बढ़ाते हैं और फिर इमीटर करंट मेजर करते हैं, और उसके बाद जो हमारा जो ग्राफ आता है वो कुछ उस तरीके से फॉर्म होता है। हालांकि हम लोग ग्राफ को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो सारा ग्राफ जो इनपुट ग्राफ है और आउटपुट ग्राफ है वो प्रैक्टिकली हमने लैब में करके देखा है तो कुछ उस तरीके का बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। तो ये जो था हमारा इनपुट ग्राफ, इनपुट ग्राफ कॉमन बेस में इनपुट करंट क्या है, इमीटर करंट, इमीटर करंट है, और इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस टू इमीटर वोल्टेज, यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज और इमीटर करंट का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ हम लोग इनपुट साइड का ड्रॉ कर रहे हैं। इनपुट साइड पे जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन की अगर बात करें तो पीएन जंक्शन मतलब सिंपल डायोड है ना,
डायोड हमारी कैसी होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस? डायोड का अगर VI कैरेक्टरिस्टिक पता हो तो पहले तो करंट फ्लो नहीं करती है, जब इसका पोटेंशियल बैरियर हम लोग क्रॉस कर देते हैं देन करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो सिमिलरली हमारा जो ये ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की तरह फॉर्म होगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं बेस टू इमीटर वर्सेस इमीटर करंट, यानी कि इमीटर जंक्शन पे ग्राफ बना रहे हैं। और इमीटर जंक्शन कैसे हमारा कनेक्टेड, फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, और फॉरवर्ड में पीएन जंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ टाइम तक करंट नहीं देता है क्योंकि हमारा बैरियर पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि हम ग्राफ किस में बनाने वाले हैं, ग्राफ हम लोग अब इस वाले पीएन जंक्शन को हम लोग एज ए डायोड कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और यहां से हमारी आ रही है इमीटर करंट, तो इस वाले बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करना होगा हमें पहले करंट फ्लो करने के लिए, जैसे हम लोग डायोड में करते थे। तो कुछ टाइम तक तो करंट फ्लो नहीं करेगी, जैसे जैसे फिर VV वोल्टेज बढ़ेगी तो ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और हमारा इमीटर करंट इंक्रीज करने लगेगा। कैसे? एक्सपोनेंशियली, जैसे हमारा डायोड में होता था, राइट। तो ग्राफ हमारा एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, कुछ टाइम तक करंट फ्लो नहीं कर रही है, राइट। उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, जैसे हमारी डायोड में इंक्रीज करती थी। लेकिन अब इस डायग्राम को बनाते समय हमने किसको कांस्टेंट रखा है, यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इनपुट साइड की कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे उस टाइम पे हमने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। यानी कि पहले 0 रखेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इमीटर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेंगे, फिर 1 रखेंगे, उस टाइम पे हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेंगे। तो हम देखते क्या है कि हमारा ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे इधर वाली वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यानी कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज होता है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस साइड शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि यहां पर इसको कनेक्ट कर लो, इस जंक्शन को रिवर्स में कनेक्ट करना है तो ऑब्वियस है P पे नेगेटिव जाएगा और N पे पॉजिटिव, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। अब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज पहले हमने मान लो VCB1 दिया, VCB1 पे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि बेस टू इमीटर वोल्टेज और इमीटर करंट का क्या ग्राफ होगा। तो VCB1 की अगर बात करें तो VCB1 हमारा यहां पर है, राइट। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ, एक्सपोनेंशियली, ऑब्वियस है कुछ टाइम तक करंट नहीं जाएगा, फॉरवर्ड बायस में रहने के बाद यानी कि नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगी, और कुछ टाइम के बाद हमारा जो है ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा। तो इस टाइम पे हमने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। मान लो उसकी वैल्यू कितनी है, VCB1 है, ठीक है। अगर तुम्हें भाई वैल्यू देना हो तो मान लो VCB कितनी है, 2 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि इनपुट साइड पे जो भी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम पे VCB1 की वैल्यू हमने 2 वोल्ट रखी है, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट साइड का वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे जब तक हम लोग इनपुट साइड का ग्राफ बना रहे हैं, राइट। तो इनपुट साइड का ग्राफ हम लोग किसके किसके बीच बना रहे हैं, VVE वर्सेस इमीटर करंट, और इसमें भी हम लोग VVE को पहले 0 रखेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा, कुछ टाइम तक करंट नहीं आएगा क्योंकि बैरियर पोटेंशियल उसको अपोज करेगी। उसके बाद धीरे धीरे करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और उसी टाइम पे हमने VCB1 की वैल्यू फिक्स रखी हुई है, कितनी, 2 वोल्ट, ठीक है। हमने ग्राफ बना लिया, तो हमने ग्राफ देखा तो ये वाली ग्राफ हमारी आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट ग्राफ बनाते समय यानी VCV2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमने आउटपुट वोल्टेज जो था हमारा कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, चलो कर दिया 4 वोल्ट। ठीक है, यानी कि अब जो है हमने इधर वाली वोल्टेज बढ़ा दी और बढ़ा के हमने कितनी कर दी VCV2, और वो कितनी हो गई 4 वोल्ट। अब इसको हमने 4 वोल्ट पे फिक्स कर दिया है। अब हम फिर से इधर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, यानी कि फिर से बेस टू इमीटर वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो फिर से जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ अगेन 0 पे कुछ भी करंट नहीं देगा क्योंकि बैरियर पोटेंशियल फिर से रहेगी, और जैसे जैसे बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेगा हमारा ग्राफ फिर से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो जब 4 वोल्ट पे आए हम तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ। तो हमने क्या देखा कि जो नी वोल्टेज है, यानी कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह इमीटर जंक्शन हमारा पीएन जंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो यानी कि इमीटर जंक्शन का जो नी वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा इमीटर करंट वर्सेस बेस टू इमीटर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, रीजन क्या है शिफ्ट होने का, रीजन सिंपल सा है कि इस वाली वोल्टेज को हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है। अब कलेक्टर जंक्शन किसमें है, रिवर्स में है, तो ऑब्वियस है रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा। अब तुम ये बताओ कि जब इधर का डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा तो उस डिप्लेशन लेयर के इंक्रीज होने के, यानी कि कलेक्टर जंक्शन पे जो भी डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रही है वो इनडायरेक्टली हमारे इमीटर जंक्शन के डिप्लेशन लेयर को अफेक्ट करेगी, क्योंकि मैक्सिमम डिप्लेशन लेयर कहां फॉर्म हो रहा है, बेस में। अब जैसे जैसे हम लोग इसकी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कलेक्टर जंक्शन पे हमारा डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा क्योंकि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में कनेक्टेड है, और वो इनडायरेक्टली हमारे इमीटर जंक्शन के डिप्लेशन लेयर को अफेक्ट करेगी। तो हमारा इमीटर जंक्शन का डिप्लेशन लेयर कम होगा। ठीक है, इस डिप्लेशन लेयर के इंक्रीज होने से इमीटर जंक्शन का डिप्लेशन लेयर कम होगा। अब डिप्लेशन लेयर कम होगा तो ऑब्वियस है उस पीएन जंक्शन की नी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो वही चीज हो रही है हमारी। पहले तो हमने ग्राफ बनाया आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट पे फिक्स करके, तो उसकी नी वोल्टेज कुछ यहां पर थी, राइट। अब जैसे ही हमने आउटपुट वोल्टेज यानी कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाया तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, और रिवर्स वोल्टेज से हमारा रिवर्स कलेक्टर जंक्शन का जो भी डिप्लेशन लेयर था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, वो इनडायरेक्टली हमारी इमीटर जंक्शन के डिप्लेशन लेयर को अफेक्ट करके कम कर दी। तो हमारा क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से इमीटर जंक्शन का नी वोल्टेज कम हो गया और ग्राफ कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, क्योंकि नॉर्मल पीएन जंक्शन का ग्राफ तो ऐसे ही फॉर्म होगा, बस चेंजेस क्या आ रही है, नी वोल्टेज कम हो जा रही है। अब नी वोल्टेज कम होगी तो ऑब्वियस है ग्राफ किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड। और वोल्टेज बढ़ाओगे तो और नी वोल्टेज कम हो जाएगी। अब ये जो होगा हमारा VCV3 ये इससे भी ज्यादा होगा, यानी कि 6 वोल्ट मान लो। तो जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज हमने बढ़ाया है नी वोल्टेज कम होती गई है इमीटर जंक्शन की, और ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता गया है, दैट्स सेट। ठीक है, VCV3 greater than VCV2 and greater than VCV1। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाया, सिमिलरली हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने वाले हैं। अब ऑब्वियस है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में बनेगा, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। तो जब हम लोग आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलरली जैसे हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच में ग्राफ बना रहे थे, सॉरी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ बना रहे थे, तो हमने आउटपुट वोल्टेज को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। अब यहां पर जब हम लोग आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग इनपुट करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, इनपुट करंट यानी कि इमीटर करंट को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं और ग्राफ बना रहे हैं
कलेक्टर टू बेस, एक डायग्राम एक और फिर से देख लेते हैं। इसमें डायग्राम बना रहे हैं कब, कहां पे, आउटपुट साइड में। आउटपुट साइड में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCB है ना, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है, कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट, यानी कि VCB वर्सेस कलेक्टर करंट का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट साइड कौन सा साइड होता है, इन केस ऑफ कॉमन बेस कलेक्टर वाला हमारा आउटपुट साइड होता है। आउटपुट ग्राफ की बात हो रही है तो ऑब्वियस है आउटपुट ग्राफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में फॉर्म होगा। और इस टाइम पे हम लोग इमीटर करंट को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, अब इमीटर करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये हो गई हमारी VCB, दिस वन इज कलेक्टर करंट। ठीक है, अब ग्राफ बनाते समय हम लोग अलग अलग इमीटर करंट पे हमने ग्राफ बनाया। तो पहले हमने इमीटर करंट रखा 0। ठीक है, इमीटर करंट जब 0 रखोगे यानी कि इमीटर करंट इज इक्वल टू 0। अब अगर बात करते हैं हम लोग इमीटर करंट इक्वेशन की, तो इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, राइट। अब इमीटर करंट 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेस करंट और कलेक्टर करंट बचती है। तो इमीटर करंट 0 पे, इमीटर करंट 0 यानी कि ऑब्वियस है यहां पे हमने VV बहुत कम दी होगी, तभी हमारा इमीटर करंट नहीं आ रहा है। अब कलेक्टर करंट में जो भी करंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगी, रिवर्स बायस, यानी कि जब ये जंक्शन ही हमारा रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में जो भी करंट आएगी बहुत कम आएगी। तो इमीटर करंट 0 पे जो भी ग्राफ फॉर्म होगी हमारी, कलेक्टर करंट बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो भी करंट होगी सिर्फ और सिर्फ हमारी रिवर्स बायस के कारण जो भी करंट आ रही होगी। ठीक है, उस टाइम पे कब, जब हमने इमीटर करंट को 0 मिली एम्पियर पे फिक्स कर रखा है और सिर्फ कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कलेक्टर करंट बहुत ही कम आएगा, नेग्लिजिबल में आएगा, क्योंकि इमीटर करंट 0 है और VCB हमारी रिवर्स वोल्टेज है। हम ग्राफ भले ही, हाँ यहाँ पर तो ग्राफ निगेटिव में दिखाया ही है, लेकिन कहीं कहीं बुक में ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव में होती है 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 से हमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, कलेक्टर टू बेस, और कलेक्टर टू बेस पॉजिटिव वोल्टेज होती है। अगर VVC लिखते तो निगेटिव वोल्टेज होती है। अब ये ग्राफ जिसने भी बनाया है वो VVC यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज को रेफरेंस लेके बनाया है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में कलेक्टर टू बेस होती है और ये सारी ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर निगेटिव शो कर रखा है, आप इसको पॉजिटिव कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निगेटिव मतलब उसने VVC रेफरेंस से ग्राफ बनाया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बुक्स में VCV वर्सेस IC के बीच में ग्राफ होती है। अब इमीटर करंट ही 0 है तो कलेक्टर करंट जो भी आएगी वो रिवर्स करंट के कारण आएगी, और रिवर्स करंट बहुत ही कम होगा। कितना भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ा लो तो कितना ही इंक्रीज होगा। पता है तुम्हें कि रिवर्स बायस में PN जंक्शन बहुत ही कम करंट देता है। ठीक है, अब जो भी करंट आ रही है रिवर्स बायस के कारण आ रही है, बहुत ही माइन्यूट करंट होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो होता है ना ड्यूरिंग जो हमारा इमीटर करंट वाला पार्ट है, जब 0 हो तो ये पूरा रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन, क्योंकि कट ऑफ रीजन में BJT में कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि इमीटर करंट ही 0 है। कलेक्टर करंट की वैल्यू ही कितनी है, बहुत कम, वो भी रिवर्स बायस के कारण, उसको लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारे ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, तो इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, अब क्या हो रही है, इमीटर करंट की वैल्यू हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। अब इमीटर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से, और जब हम लोग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कितना भी बढ़ाओगे तो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, IC में, और वो भी बहुत ही कम, एक टाइम के बाद जाकर कांस्टेंट हो जाएगा,
क्योंकि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज हमारा किस में कनेक्टेड है, रिवर्स में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारी ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि इमीटर करंट यानी इनपुट करंट की वैल्यू ही इंक्रीज हो रही है, तो वो इनडायरेक्टली कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर रहा है, यानी कलेक्टर करंट के अगर यहां से लिखोगे तो IC इज इक्वल टू क्या लिखोगे, IE माइनस IB। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इमीटर करंट ही बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस है कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी इनपुट करंट जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हमारी कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इस वोल्टेज के कारण नहीं बढ़ रही है। इस वोल्टेज के कारण तो बस सैचुरेट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा रिवर्स वोल्टेज है और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज रिवर्स में कनेक्टेड है। तो रिवर्स में कनेक्टेड होने के कारण VCB की वजह से हमारी ये कलेक्टर करंट नहीं बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है, इमीटर करंट के कारण बढ़ रही है। अब इनपुट करंट अलग अलग इमीटर करंट पे जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले हमने इमीटर करंट को 0 रखा, तो जो भी करंट आएगा वो रिवर्स बायस वाली करंट होगी, बहुत ही कम, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। अब इनपुट करंट में हम लोग इमीटर करंट यानी कि इमीटर साइड वाली करंट को ही, कौन सी करंट, इमीटर करंट की वैल्यू को ही इंक्रीज कर रहे हैं। तब हम देख रहे हैं कि हमारी कलेक्टर करंट पे क्या इफेक्ट होता है बाय इंक्रीजिंग VCB। तो VCB इंक्रीज करने से कलेक्टर करंट कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज जितना ही बढ़ा लो करंट ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। कब बढ़ेगा करंट, जब इमीटर करंट हम लोग अलग अलग वैल्यूज पे कर रहे हैं, यानी इमीटर करंट हमने 1 मिली एम्पेयर ले लिया, तो वो इनडायरेक्टली IC को इंक्रीज कर रही है। रीजन क्या है, क्योंकि IC इज इक्वल टू IE माइनस IB, इमीटर करंट माइनस बेस करंट। अब इमीटर करंट की वैल्यू हम लोग अलग अलग वैल्यूज पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इमीटर करंट हमने पहले ही सेट कर दिया। अब हम लोग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ा के चेक कर रहे हैं कि हमारा कलेक्टर करंट क्या हो रहा है। तो कलेक्टर करंट ऑब्वियस है इस वैल्यू के कारण शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड, क्योंकि इमीटर करंट इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ना कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने के कारण ऊपर की साइड इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही है बात। इमीटर करंट इंक्रीज हमने पहले ही सेट कर दिया कि इमीटर करंट हमारा अब पहले 0 था, अब 0.5 है, अब 1 है, 1.5 है, 2 है। तो इनपुट साइड का इमीटर करंट इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है, वो इनडायरेक्टली हमारा कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर रहा है, और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने के कारण हमारा करंट सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है बस। ये हमारी 1 मिली एम्पियर पे हो गई। कलेक्टर करंट बढ़ा क्योंकि हमने इमीटर करंट बढ़ा रखा है, इनपुट साइड की इमीटर करंट को फिक्स कर रखा है। सिमिलरली ग्राफ हमारी 1.5 मिली एम्पियर के लिए हो जाएगी, सिमिलरली 2 मिली एम्पियर। ग्राफ हमारा ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक IC वर्सेस VCB में हमने क्या देखा कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे, कलेक्टर करंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, वो बस करंट को सैचुरेट करता है, क्योंकि रिवर्स बायस में कितना ही करंट फ्लो होगा उसकी एक लिमिटेशन होगी, वो कुछ टाइम बाद सैचुरेट हो जाएगी। ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इमीटर करंट, जो अलग अलग इमीटर करंट पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इमीटर करंट इंक्रीजेज, इनडायरेक्टली हमारी IC इंक्रीजेज, राइट। अब कट ऑफ रीजन की तो हमने बात कर रखी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन की। तो ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है आफ्टर कट ऑफ रीजन, यानी जब हमने इमीटर करंट को 0.5, 1, 2 और ये पूरा रीजन जो है उसमें ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में होता है। रीजन काफी क्लियर है कि ये पूरे पार्ट के लिए, यानी इस पूरे पार्ट के लिए ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव में होगा, क्योंकि VCB हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव, यानी कि कलेक्टर जंक्शन हमें रिवर्स बायस में चाहिए, और रिवर्स बायस में इसी रीजन में हो सकता है, राइट। लेकिन शर्त यह है कि इमीटर करंट 0 नहीं होना चाहिए। बस इमीटर करंट 0 वाला पार्ट छोड़ के, यानी कि ये वाला पार्ट जो हमारा
दिस वन कट ऑफ रीजन में रहेगा जब इमीटर करंट 0 है। उसके बाद जैसे ही हमने इमीटर करंट, इनपुट करंट को अलग अलग वैल्यूज पे सेट करा है, तो ये पूरा पार्ट हमारा किस में जाएगा, एक्टिव रीजन में जाएगा, क्योंकि इसी रीजन में हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में रहेगा। और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड। इमीटर जंक्शन पहले ही फॉरवर्ड में था, हमने देख लिया था ड्यूरिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इस पूरे रीजन में हमारा ग्राफ किस में रहेगा, सॉरी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा, क्योंकि हमें VCB कैसा चाहिए, नेगेटिव, और इसी रीजन में हमारा नेगेटिव रहेगा। अब अगर हम लोग 0 से इस साइड आ जाए, दिस वन इज पॉजिटिव वोल्टेज, यानी कि VCB अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर वाली VCB कैसी थी, नेगेटिव, और इधर वाली VCB पॉजिटिव। तो दिस रीजन, यानी इस रीजन में जब आ जाएंगे हम लोग, तो इस रीजन में हमारा VCB कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और VCB जैसे ही पॉजिटिव होगा, कलेक्टर जंक्शन किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। इमीटर जंक्शन पहले ही फॉरवर्ड बायस में था, ठीक है। VCB को 0 से लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ पे आएंगे तो ऑब्वियस है VCB की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पहले नेगेटिव वोल्टेज था, अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वोल्टेज। तो पॉजिटिव होगी यानी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये जंक्शन फॉरवर्ड में था ही, ये भी फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट के लिए हमारा ट्रांजिस्टर किस में आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन में, है ना, क्योंकि इस पूरे पार्ट के लिए जैसे ही हम लोग 0 से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, तो 0 से राइट हैंड साइड को हमने नेगेटिव वोल्टेज कंसीडर करा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या मानते हो। इस जिसने भी ये डायग्राम बनाया उसके लिए इधर वाली VCB वोल्टेज नेगेटिव है, यानी कि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में कनेक्टेड है, ठीक है। इधर के लिए उसने पॉजिटिव वोल्टेज रखा है, यानी कि इस पूरे पार्ट के लिए कलेक्टर जंक्शन की अगर बात करते हो तो कलेक्टर जंक्शन किस में कनेक्टेड है, फॉरवर्ड में, ठीक है। इस पूरे पार्ट के लिए कलेक्टर जंक्शन किस में कनेक्टेड है, रिवर्स में। तो फॉरवर्ड, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, तो ये पूरा रीजन किस में गया, एक्टिव रीजन में, जिस रीजन की हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर रखी है ऑलरेडी। अब 0 से इधर आ रहे हैं तो हमने VCB की पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी कि अब वोल्टेज हमारा जो कलेक्टर जंक्शन था वो कैसा हो गया, वो भी फॉरवर्ड में हो गया। तो वो भी फॉरवर्ड में हो गया, तो इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड। तो इस साइड का जो भी पार्ट होगा वो सारा का सारा पार्ट किस में रहेगा, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। तो जब भी हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो हम लोग कट ऑफ रीजन शो करेंगे। जब इमीटर करंट 0 था तो उस टाइम पे बहुत ही कम कलेक्टर करंट मिल रही थी, और वो भी रिवर्स बायस वाली करंट थी, जिसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम। तो इस पूरे रीजन को हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं, कि उस दौरान हमारा ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, राइट। अब जैसे जैसे हम लोग इनपुट साइड का इमीटर करंट को हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है, और उस टाइम पे हमने देखा कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने से कलेक्टर करंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फाइनली करंट सैचुरेट हो जाती है कुछ टाइम बाद, क्योंकि निगेटिव वोल्टेज कितना भी बढ़ाओगे कलेक्टर करंट कितना बढ़ेगा, नहीं बढ़ने वाला। रिवर्स वाली करंट कितनी बढ़ेगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो सैचुरेट हो जाती है, और ये जो ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है वो इनडायरेक्टली इमीटर करंट के इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। VCB इंक्रीज करने से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इनपुट साइड की करंट पहले ही इंक्रीज कर दी है। दैट्स वाई कलेक्टर करंट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है अलग अलग इमीटर करंट की वैल्यू पे, राइट। तो उसके बाद जब इमीटर करंट 0 के बाद जितने भी इमीटर करंट की वैल्यू ली है वो सारी की सारी VCB हमारा इस दौरान हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में कनेक्टेड था, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में। तो इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। 0 से इस साइड की वोल्टेज की अगर बात करें, 0 से लेफ्ट साइड की, तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे VCB की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर इधर वाली VCB वोल्टेज नेगेटिव है तो इधर वाली वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगी, और कलेक्टर जंक्शन हमारा किस में चला जाएगा,
फॉरवर्ड बायस में, और इमीटर जंक्शन पहले से फॉरवर्ड था, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड, तो उस दौरान जो भी पार्ट हमारा डायग्राम बनेगा वो किस में जाएगा, सैचुरेशन रीजन में, राइट। बस कॉमन बेस में इतना ही था। कॉमन बेस एग्जाम में आता है, व्हाट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है। रिकैप में बस सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन और रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर अलग अलग चीज है। रीजन मतलब एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ की बात हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है। और एक एक कॉन्फ़िगरेशन की एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन हो सकती है। सिमिलरली कॉमन इमीटर की भी एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन हो सकती है। कॉमन कलेक्टर की भी एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन हो सकती है। यानी कि ईच कॉन्फ़िगरेशन हैव एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। यानी कि अगर कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो उसके भी 3 रीजन है, कॉमन इमीटर के भी 3 रीजन है और कॉमन कलेक्टर के भी 3 रीजन है। लेकिन हम जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन के लिए पढ़ेंगे। यानी कि हमारा एम है ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर पढ़ना, तो एक्टिव रीजन में ही हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है, राइट। कॉमन बेस है तो बाय सिंबल इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट बाहर के साइड निकलती हुई दिखेगी, बेस करंट और कलेक्टर करंट इनसाइड। तो अगर कलेक्टर करंट इक्वेशन की बात करोगे ऑफ ट्रांजिस्टर तो क्या लिखोगे, इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। और ये इक्वेशन हर ट्रांजिस्टर, हर बीजेटी ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड है। इमीटर करंट हमेशा कलेक्टर और बेस करंट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो एज एम्पलीफायर रखना है तो ऑब्वियस है इमीटर जंक्शन को क्या दोगे, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस। अब हमारा फोकस होगा इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया कॉमन बेस का। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते समय हम ग्राफ बनाएंगे इमीटर करंट वर्सेस बेस टू इमीटर वोल्टेज, और उस टाइम पे कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्राफ है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है अलग अलग आउटपुट वोल्टेज पे। जैसे जैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो बेस यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज वर्सेस इमीटर करंट का ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि VCB की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसकी डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी, और इसके डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होने से इनडायरेक्टली यहाँ पर डिप्लेशन लेयर कम होगा, तो जिससे हमारा नी वोल्टेज कम होगा, तो इसलिए हमारी ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते समय हम लोग आउटपुट वोल्टेज यानी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर टू कलेक्टर करंट के बीच में बनाएंगे। उस टाइम पे हम लोग इनपुट वोल्टेज दैट इज इमीटर करंट को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अलग अलग इमीटर करंट पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, किसके किसके बीच में, कलेक्टर करंट और VCB के बीच में। अब तुम्हें पहले से ही पता है कि VCB यानी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज रिवर्स में कनेक्टेड है, तो रिवर्स में वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे रिवर्स करंट आएगी, ठीक है। तो जब हमने इमीटर करंट को कांस्टेंट रखा था 0 पे, तो उस टाइम पे जो भी करंट फ्लो हो रही होगी बहुत ही कम करंट फ्लो हो रही होगी, तो उसको हम लोग उस रीजन को ही बोल देते हैं कट ऑफ रीजन। अब जैसे जैसे हम लोग इनपुट करंट यानी इमीटर करंट को अलग अलग वैल्यूज पे सेट कर रखा है और वैल्यूज बढ़ाते गए हैं, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने के कारण हमारी ग्राफ ऊपर नहीं शिफ्ट हो रही है। हमारी इमीटर करंट हमने पहले ही सेट कर लिया है, यानी इनपुट करंट पहले ही सेट कर लिया इंक्रीजेज, तो इनपुट करंट इंक्रीजेज वो इनडायरेक्टली किसको इंक्रीज कर रहा है, कलेक्टर करंट को। दैट्स वाई ग्राफ हमारी ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी इमीटर करंट की वैल्यूज है वो सारा किसमें आता है, एक्टिव रीजन में। और जैसे ही हम लोग 0 से लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो इधर के लिए हमारी पोलैरिटी डिफरेंट हो गई। अब VCB कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस जैसे ही जाएंगे हम लोग, कलेक्टर जंक्शन में फॉरवर्ड चला गया तो पूरा रीजन किस में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये तीनों रीजन दिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जिसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, ठीक है। अब कॉमन बेस के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, कॉमन बेस का डायग्राम बना दोगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे,
तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स इट। और जब भी ग्राफ बनाओगे तो एक्सिस का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, एक्सिस का नाम ही नहीं देते, ग्राफ बना देते हैं ना। एक्सिस का नाम देना जरूरी है। किसके किसके बीच बना रहे हो, बेस टू इमीटर और इमीटर करंट के बीच में बना रहे हो, तो ये नाम लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर जो वोल्टेज का नाम है वो भी लिखा होना चाहिए और वैल्यूज इंक्रीज होते हुए दिखनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो एक्सिस का नाम क्लियर होना चाहिए कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में बन रही है। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो इमीटर करंट है, तो उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखनी चाहिए, प्लस कट ऑफ एक्टिव और सैचुरेशन रीजन हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग कॉमन इमीटर देखेंगे। अब कॉमन इमीटर पढ़ते समय भी कॉमन इमीटर के भी 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन होंगे। कॉमन इमीटर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, और उस कॉन्फ़िगरेशन के 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन यानी एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।